हैं, बहुत ज्यादा डाउट पूछ रहे हैं, राइट, और पढ़ डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आई वुड से बी, आप उनके मन में एक फियर बैठ गया है, इसके क्वेश्चन तो मेरे से होंगे ही नहीं, कि आप उतना कॉन्सेंट्रेटली उसको डिकोड ही नहीं कर पाते क्वेश्चन को कि कैसे होना है, ठीक है। तो लेट्स से मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसमें कुछ भी जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है विल टेक, बट अगर किसी को कुछ कहना है दे कैन आस्क। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि व्हाट्सएप पे मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग एंड इट इज वेरी टफ टू मैनेज, और फिर उस पर पूरा आप सॉल्व करके बैठ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आस्क इन क्लास, ठीक है, और डाउट क्लास। मैं मतलब कमिट नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें सारे डाउट्स बता ही दूंगा व्हाट्सएप पे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे भेजते रहते हैं, एंड सब और जितने भी डाउट्स होते हैं उनमें क्या है, आपको पूरा वो सॉल्व करके ही देना पड़ेगा, बिकॉज दैट कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर कम्युनिकेशन देन द क्लास। क्लास में मैं बोल सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ या समझा सकता हूँ, और वो पूरा टाइप करना सर हम्म, सर एक बार रिएक्शन इन सक्सेशन का बस बता देना। हाँ मैं बताता हूँ अभी। तो मैंने बोला कि पूरा वो बताना मुश्किल है, ठीक है शुभम, कि आपको एक एक टाइप करना ही बहुत मुश्किल है, या फिर उसको फिर कॉपी पे बैठ के सॉल्व करो पेन कॉपी से लेके, सो हाँ बेटर सर, इज तो आस्क इन चलेगा, आप क्लास। अभी बता दोगे? मैंने आधा सॉल्व किया, खाली लास्ट पार्ट में मुझे प्रॉब्लम पहले हो रहा ये है बताओ कि उसमें। जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चन है उस टाइम पे आपने नहीं किया था ना होमवर्क? सर किया था। उस टाइम पे आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, उस टाइम पे मेरे से मोल ऑलमोस्ट एवरीवन हैज आस्क्ड एवरी क्वेश्चन। मतलब मुझे जहां तक याद है उसमें यह है कि 10 क्वेश्चन अगर मैंने होमवर्क दिए होंगे तो 6 मैंने सॉल्व किए होंगे। डू यू थिंक उन 6 में तुम्हारा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा? समवेयर यार इट इज लैकिंग इन योर पार्ट आल्सो ना, कि तुम थोड़ा सा केयरलेस रह गए उस टाइम पे, ये भी बात सही है ना सोहम? हाँ सर। है ना? तो ये हैबिट मैं ठीक है मैं बता दूंगा, बट ये मैं हैबिट नहीं चाहता हूँ कि अगर मान लो 5 बच्चे ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि यार यार हमने तब नहीं किया अब हम कर रहे हैं अब हमें बताओ, ऐसा नहीं होगा ना, राइट? एवरीबडी इज आस्किंग लाइक दिस। हम जब डिस्कशन कर रहे थे आपने तब नहीं पूछा, या तब पूछा तो ध्यान नहीं दिया, लिखा नहीं, या चेक नहीं किया, अब आपको पता नहीं है वो, अब इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं आपको पता ही नहीं कहाँ पे कौन सा डिस्कशन किया गया है। दिस इज द प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछना है मुझसे, लेकिन अब आपको ये भी पता ही नहीं है किस डिस्कशन में किस क्लास में ये डिस्कशन हुआ, क्यों? मैं तो लेक्चर नंबर लिख रहा हूँ ना, मैं डिस्कशन नंबर थोड़ी ना लिख रहा हूँ कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन हो रखे हैं। सो दिस इज द लेट्स से वन थिंग, आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? और जब होमवर्क दिया जाए तब आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इन दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर नहीं तो क्या होगा, ये पाइल अप होते होते इतना हो जाएगा कि फिर बस हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, फिर तो लगता है अरे यार अब तो नहीं हो पाएगा ये वाला चैप्टर तो गया, राइट? सो जस्ट बी केयरफुल इन दैट पार्ट, ठीक है। तो अब मैं किसी ने मुझसे बोला रिएक्शन इन सक्सेशन वाले क्वेश्चंस कराओ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी में मैंने लिखा था अभी, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। मैं एक्सपर्टाइज अटेनर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि सर इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, सो आई एम टेकिंग दिस एन एग्जांपल, अगर किसी और के भी नहीं बन रहे होंगे तो उसको भी ले लेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका रिएक्शन इन सक्सेशन टाइप का ही है, दो रिएक्शन हो रही हैं। दे आर सेइंग N-butane C4H10 is produced by monobromination of ethane followed by Butz reaction, ठीक है। Calculate volume of ethane at NTP, NTP मतलब STP required to produce 55 gram N-butane, ठीक है। If bromination takes place with 90% yield and Butz reaction takes place with 85% yield, तो इन्होंने दो रिएक्शन दे रखी हैं और दोनों रिएक्शंस के yield दे रखे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 12। सो फर्स्ट इन्होंने ये बोला है कि हम अब यहाँ पे रिएक्शन आपको नहीं पता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, आप ये रिएक्शन ही नहीं लिख पाओगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बर्ड से आइडिया लगा सकते हैं। मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक बार ब्रोमीन लगेगा, राइट? सो मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन, तो ये हो गया दिस इज C2H6
that is going to react with Br2 in presence of H nu, that is nothing but light, है ना? It is going to form C2H5Br plus HBr. This is the first reaction, जिसकी परसेंटेज यील्ड है 90%. ये मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट है बुड्स रिएक्शन. जब ये आपका C2H5Br बन गया है, then this C2H5Br is going to, let's say, react with Na in presence of ether. So this is 2Na ether. It is going to form C4H10 plus 2NaBr. Now we don't care about what is the side product over here. We are mainly focused on कि ये ब्यूटेन कितना बन रहा होगा यहाँ से. So these are reaction in succession. Now they have given different yield, right? In 90%, 85%. ठीक है. तो एक तरीका तो ये है कि हम पार्ट्स पे जाएं और कर लें, और एक दूसरा तरीका है कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन भी बना सकते हैं. यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन दिस इज गोइंग टू कट. सो हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 2C2H6 plus Br2 plus 2Na is going to give C4H10 Br2 because we have multiplied 2 over here. जो भी है, but this is not very important part. C4H10 and then this is going to form 2NaBr plus 2HBr. Yeah, this is how this reaction is. But I'm more focused on this part and this part. What is the total yield? Total yield is going to be multiplication of these two. क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 और 85 का multiplication. So 90 into 85, right? This is 0.9 and 0.85. इनका percentage yield निकालेंगे. Then this is going to be तो 9 से 8 times 72 और ये कितना हो जाएगा 5 से 45. So this is 0.765. This is the percentage yield. Okay. या तो आप इस तरह से कर लो, right? इन्होंने बोला है कि 55 ग्राम, what is the question? 55 ग्राम एन ब्यूटेन बनाना है. अब ये जो एक्सपर्टाइज ट्रेनर है, इनमें एक और प्रॉब्लम है. क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है और कैलकुलेशन भी कम नहीं है ना. कैलकुलेशन थोड़ा भी आसपास अगर आपने लिया तो आंसर चेंज हो जाता है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल इन कैलकुलेशन. C4H10 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 48 plus 10, 58. How many moles are going to be? 55 divided by 58. So this is going to be approximately 0.95. So these are the moles, let's say, you are forming. अब आपको यहाँ रिलेशन लिखना है. नॉर्मल रिलेशन क्या है? 2 मोल 1 मोल बनाता है. 100% रिएक्शन होती है. जब 0.76% होगी तो कितना हो जाएगा? 0.765 मोल्स बनेंगे at 76.5% पे. So this is 76.5% एक्चुअली. ठीक है, कितने मोल्स बनेंगे? अब 2 मोल्स बन रहे हैं. Now they are saying you have to form 0.95 moles. So this is going to be 2 divided by 0.95 in, sorry, 2 divided by 0.765 into 0.95 moles. बस इससे आप अगर आप सॉल्व करोगे then this is 1.9 and this is going to be, मतलब इसको आप देखोगे तो ये 0.765, इसका हाफ होता है 38. तो ये एक तरह से 19 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो ये चला जाएगा. तो जिससे आएगा ये 10 डिवाइड बाई 4, 1 है ना, 0.19 का टेबल पढ़ा है हमने, एंड दिस इज 2.5. सो हाउ मेनी मोल्स यू आर गेटिंग? 2.5 और ऑफ इथेन. वॉल्यूम पूछा है क्वेश्चन में, उन्होंने मोल्स नहीं पूछा है. तो दे आर आस्किंग
volume of ethane at NTP. So that's how we know that this is 1.5 moles. So volume of C2H6 at NTP, that is nothing but 2.5 into 22.4. तो ये आपका आ गया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अप्रोक्सीमेटली 56 लीटर ये आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली आप करोगे तो थोड़ा सा कम आएगा। तो इस तरह से बस सॉल्व करना है, इसमें हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? जिसने रिएक्शन एंड सक्सेशन पूछा था। हाँ सर, हाँ हाँ समझा सर। सर तो मतलब यही वाला मेथड ज्यादा यूज करना है ना, दूसरा आपने एक और बताया था वो नहीं यूज करना ना, वो ठीक है। लेंदी वाला। कौन सा वाला? सर वो लेंदी वाला भी आपने एक बताया था। वो भी आप कर सकते हो, वो लेंदी नहीं है, बस वो पार्ट्स में है, मतलब वो लेंदी नहीं है। वहां पे आपने क्या लिखा होता, वुड हैव रिटन कि 1 मोल से यहाँ 1 मोल बन रहा है, हाँ सर, तो 90% है तो 0.9 मोल बना, फिर यहाँ लिखा होता, देन यू हैव एस्टेब्लिश द रिलेशन, यू कैन सॉल्व एनी मेथड। ठीक है, ओके सर, हेलो सर। थैंक यू सर। अब मैं एक क्वेश्चन, रुको सर इसी में डाउट है, एक ही सेकंड सर। बोलो। सर अभी ये वुड्स रिएक्शन ये तो पता नहीं था ना सर अभी, मैंने बोला तो ना कि नहीं पता हाँ, है रिएक्शन। हाँ तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? गूगल खोलो और देखो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, अपने आप दिख जाएगा। सर एग्जाम में कैसे? एग्जाम में ऐसे कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी रिएक्शन दिखेगी, ऐसे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है कि आपको बहुत सारी रिएक्शन नहीं पता है, जितनी हाँ। हम डिस्कस करा रहे हैं उसके बाद भी बहुत सारी रिएक्शन बच जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि सारी रिएक्शन ऊपर हो जाएंगी, लेकिन जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी दिख ही रहेंगी। और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये एक्सपर्टाइज अटेनर में सब तरह के क्वेश्चन है, डोंट वरी, ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे ना कि बिल्कुल ही अननोन होगी, और होगी अननोन तो वो लिख देते हैं रिएक्शन। ऐसे ये नेम रिएक्शन है, इसमें कोई आइडिया नहीं लग सकता, इसमें आइडिया लग सकता था, मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा होगा, राइट, ब्रोमीन लग रहा होगा, बट इसमें कोई आइडिया नहीं लग सकता बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विद इट। ठीक है, एनीवे, so this is one thing, yes। अब किसी ने पूछा कि भाई somebody said कि सर क्वेश्चन टफ आने लग जाते हैं और हमसे हो नहीं पाते हैं, और जब हमसे हो नहीं पाते तो इरिटेशन होता है। ठीक है, और फिर हम पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइक नॉर्मल प्रॉब्लम, सबके साथ है। और ये देखो, मैं एक बात बता दूं कि अगर आपकी लर्निंग तभी है जब आप फंस रहे हो। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन कराऊं, है ना, जिस बिल्कुल लल्लू लल्लू क्वेश्चन हो, है ना, कि ऐसे लिखा हो H2 + N2 gives NH3, अब बताओ इसके 5 मोल्स होंगे यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, राइट, तो बताओ यहाँ कितने मोल्स बनेंगे। और हर बार ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहो तो तुम बड़े खुश हो जाओगे, हाँ क्या बात है, मेरे तो सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी लर्निंग नहीं हुई। तो वो जो टफ प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज एक्चुअली गिविंग यू सम लेसन। वो लर्निंग जूझ के ही होगी, लड़के, है ना, प्रॉब्लम से आप लड़ोगे, सीखोगे, तभी आपकी लर्निंग होगी। आप हंसोगे फिर आप पूछोगे, तो इसी तरह से लर्निंग होगी, है ना। वही है, पहले गिरते हैं तभी तो, राइट, चलना सीखते हैं, है ना। अगर आप चलते ही गए तो वो चलना नहीं सीखोगे आप ढंग से, है ना। सो दिस इज वन थिंग आई वुड से कि इसको आप, मैंने पहले बोला था यहाँ 7 एक्सरसाइजेज हैं, सारी एक्सरसाइज डिस्कस नहीं हो सकती हैं, राइट। कुछ के क्वेश्चन के हम डाउट क्लास ले सकते हैं, बट मैंने आपको 3 एक्सरसाइज तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं बस। अगर मैं देखूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है, 2 चीजें बढ़ गई, वो एक है कैलकुलेशन, थोड़ी सी अलग थी, राइट, एंड दूसरी चीज है नेम रिएक्शन। ये 2 चैलेंजेस हैं आपके। सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में ये फिक्स है कि आपको नेम रिएक्शन सॉरी कैलकुलेशन मिलेगी। साथ में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन ना पता हो, राइट, आई एग्री विद इट कि कभी कभी हो सकता है ऐसे, बहुत ही मतलब कम क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको नहीं पता हो। ठीक है, चलो, अब somebody want to say, मैं और क्वेश्चन कराऊं, क्या कराऊं, कैसे कराऊं, एग्जाम से पहले कितने एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ, यस, वी गेट ए क्वेश्चन टू सॉल्व नाउ, यस सर, ज्यादा टफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कैसे करें, स्लो जाओ, है ना। तुम देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर मैंने अभी यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने तुम्हारे से पहले NK5 बैच को पढ़ाया है, इसलिए, बट उनके सामने मैंने पहली बार वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व भी नहीं की है पहले, राइट।
वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने उनको समझाया, यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करके समझाया उनको, उन बच्चों को, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से कि आप इसमें स्लोली स्लोली जाओ, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आ जाएगा आंसर। जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड। चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जिसमें बहुत कुछ लिखा था, और राइट कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप पढ़ लो, देन यू विल गेट इन सम आइडिया। जस्ट ट्राई टू रीड इट। जिन लोगों ने कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया, ये अमन कर लिया? अमन इज नॉट प्रेजेंट। कौन था जिसने पूछा था पहले? कितने लोगों से ये एक्सपर्टाइज अटेनर हो गई? कितने लोगों ने कर लिया? कोई है जिसने किया हो? सर अटेम्प्ट करें पर हुए नहीं। फॉर्मूला फॉर कार्बन कंबशन, हाँ ये भी मैं अभी बता रहा हूँ केविन, वेट। तो मैं पहले, जब तक ये लोग आप लोग ये पढ़ रहे हो, तब तक मैं कंबशन रिएक्शन का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला। आप लोग पढ़ो जिन लोगों को। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन है, उसका जनरल फॉर्मूला है CxHy प्लस X plus Y/4 gives XCO2 plus Y/2 H2O. You can write it, Kevin. CxHy X plus Y/4 O2. ठीक है, gives XCO2 plus Y/2 H2O. Now you can calculate how many carbon are there. So X carbon are there. So X carbon. How many hydrogen are there? Y/2 into 2. So Y hydrogen are there. So Y hydrogen are there. And the remaining you have just balanced the oxygen. How many oxygen are there? Which is X plus Y/4. So this is X plus Y/4. Y के नीचे 4 है ना, X के नीचे नहीं है. It's like this. So this is general formula for combustion of hydrocarbon. Try to solve this question, question number 7. सर अभी है ना जब हम मोल कॉन्सेप्ट पहले पहले पढ़ रहे थे तो हमें अपने कुछ ऐसे यूनिट्स दिए थे, जैसे 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, वैसे वाले। तो सर याद करने होते हैं? हाँ वो याद करना होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो नॉर्मल यूज में आपको दिख जाएंगे। अच्छा सर। हाँ ना, वो अभी नहीं आएगा, उसका सबका यूज आएगा गैसेस स्टेट में। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे एक डाउट है, क्वेश्चन में डाउट नहीं है, फॉर्मूला वो PV इक्वल टू nRT वाले में R का वैल्यू याद नहीं करना तो चलेगा ना, टेम्परेचर इनटू R1 करके लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा फिर? R की वैल्यू घटाओगे कैसे? कोई तुमसे फॉर्मूला थोड़ी ना पूछ रहे हैं भाई, R की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी सोहम। अच्छा सर। तुम अच्छा अपना वो बताओ, प्रॉब्लम क्या है? तुम, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है पढ़ाई से। बोल पहले। नहीं सर। नहीं लगता है तो इतना इतना तुम्हें डरते क्यों हो? मुझे ये याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो आगे कैसे कैसे मतलब कर पाओगे सॉल्व? फिर ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। आपने एक रिलेशन बताया था ना कि R इंटू टी कुछ वैल्यू होता है, वो याद करेंगे तो चलेगा। तो वो कुछ वाली वैल्यू आपको याद नहीं है ना, समझ रहे हो आप? आपने नहीं रिवाइज किया। तुम अपना टाइम टेबल बताओ, अच्छा कितने घंटे पढ़ पाते हो? मैं क्लास होता हूँ क्या 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ता हूँ। क्लास के बाद? हाँ। और इसमें क्या पढ़ते हो तुम? होमवर्क करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, फिर स्कूल का होमवर्क रहता है वो भी करता हूँ। वो तो लिखना है हो गया, मतलब वो उसको लिखने को नहीं बोलते हैं, ठीक है, पढ़ाई। फिर जस्ट राइटिंग ना, अगर एक जगह से दूसरे नोट्स लिख रहे हो कुछ,
दैट इज नॉट स्टडी। आप ऐसा करते हो क्या? मतलब लिख लिख के रिवाइज करता हूँ उससे। लिख लिख के रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है, पता है? यू नो दिस पार्ट। 10 तक वो काम करता है क्योंकि सिलेबस कम होता है। अगर आप देखो कि अगर आप एक जगह से दूसरी, क्या आप नोट्स राइट डाउन करते हो एक जगह से दूसरी जगह? मतलब क्लास नोट्स लेता हूँ फिर वापस लिखता हूँ, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज रहते हैं। मैं तो चलो आज तुम्हें ये भी बता देता हूँ पढ़ाई कैसे करनी है ना, सब लोगों को। तो वैसे तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान रख लें। पहली बात तो ये है, क्लास में ही नोट्स बनने चाहिए। क्लास के बाद आप नोट्स कॉपी नहीं कर रहे होगे, है ना। जो लोग क्लास में लेजी हैं और वो बाद में लिख रहे हैं, उनका वो सब टाइम वेस्ट है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं सुन लेता हूँ और मैं दोबारा, है ना, उसको पूरा लेक्चर देखूंगा फिर लिखूंगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सुनना वाली बात अच्छी है, दिट्स अ गुड थिंग, बट आप रेगुलरली लेक्चर दोबारा देख के नोट्स नहीं बना पाते हो, ठीक है। एंड अगर आप कर भी रहे हो तो वो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। वो रेगुलर हो नहीं पाता है और वो टाइम किल हो रहा है। ट्राई टू मेंटेन अ डिसेंट स्पीड, है ना, उसमें थोड़ा सा आप अटेंटिव रहो और ट्राई टू लिसन फर्स्ट। ऑब्वियसली आपको पहले सुनना है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, ट्राई टू राइट। अगर 2-4 लाइन रह जाए, कुछ पार्ट रह जाए तो लीव इट, एंड फिर आप उसको दोबारा कॉपी कर सकते हो, या तो वीडियो से या किसी और की कॉपी से, कोई भी फ्रेंड है उससे आपने कॉपी कर लिया, बट दैट इज, मतलब 2-4 लाइन रह गई तो डजंट मैटर, उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग बट नॉट राइटिंग is a bigger problem, you know, right? Try to maintain a decent speed so that you can catch up with the teacher. तो पहली बात तो ये है। तो जो लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं, बट बिलीव मी नोबडी केयर्स अबाउट योर नोट्स, है ना। 2 साल बाद अगर आप IIT में हो जाओगे तो कोई आपके नोट्स देखने नहीं आएगा, कहेगा अरे दिखाओ, है ना, कितने अच्छे नोट्स बनाए थे तुमने, है ना, डजंट मैटर। और अगर आपने नहीं भी अच्छे बनाए होंगे, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपका अगर IIT में हो गया तो नोबडी केयर्स कि यार कैसे IIT में हुआ, या कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो कैसे आया, नोबडी केयर्स। दिस इज फॉर योर ओन रेफरेंस, आपके खुद के लिए है। आपको अपनी हैंड राइटिंग समझ में आ जाए, बस उतना साफ लिख लो, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि जो लोग राइटिंग और मेकिंग नोट्स पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए ये है कि इम्पोर्टेंस ऑन द सेक्रीफाइंग टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। आपने टाइम खूब खर्च कर दिया और फिर आपने अगर नोट्स बना लिए तो वो बेकार है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं, वो 10 तक ये काम करते थे और इसको स्टडी समझते थे। ये स्टडी नहीं है ना। राइटिंग से आप एक जगह से दूसरी जगह लिख रहे हैं, वो स्टडी नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कब लिखना कब जरूरी है, वो भी समझ लो। देखो, जो ये मेरे को पता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू फॉलो इट बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन। मैं भी थोड़ा पढ़ के ही कर लेता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। तो होता ये है कि जब व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, मान लो आपने एक पैसेज पढ़ा या आपने नोट्स पढ़े, मान लो एक पेज पढ़ा, 1 पेज। नाउ आफ्टर रीडिंग इट, just close your book and try to summarize in your own word, just 4-5 points, that's it, 4-5 lines, या 3 lines, या 2 lines, whatever you feel like. Just do not exactly copy every sentence in your summary, and that's the wrong thing. कई लोग क्या करते हैं, वो देख देख के लिखते हैं। देख देख के लिखने से याद नहीं होता है। याद कब होता है, कब आपको समरी बनानी है या फॉर्मूला लिखने हैं। जस्ट रीड इट थॉरोली, 1 पेज पढ़ लो। ये नहीं कि मैंने पूरे 5 पेज पढ़ लिया, अब मैं एक साथ लिखूंगा। आपकी इतनी मेमोरी शार्प नहीं है कि आप 5 पेजेस का कंटेंट एक साथ याद रख पाओगे। वो सीक्वेंस याद नहीं रहता है, फिर आप बार बार देख रहे हो। जस्ट रीड इट 1 पेज में आपको 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, उसको लिख लो। नाउ दिस इज गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर एक्चुअली गेन समथिंग, आपको याद रहा कुछ, और वो पक्का हो जाता है ना। अगर आपने यहाँ से यहाँ अपने वर्ड्स में लिख लिया, then it is going to be little bit more consolidated कि आपको थोड़ा याद रहेगा। It's just like कि आप मान लो, है ना, कहीं घूमने गए, right, and in the market you are going, तो obvious सी बात है कि आप
जब कहीं नई जगह घूमने जाते हो तो आपको वो पाथ वाथ कुछ याद नहीं रहते, राइट? आपको मुझे अभी यू कैन रिलेट दिस इंसिडेंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लो जो भी आपका होटल है और उसमें आप गए कहीं से भी, राइट, यू विल नॉट रिमेम्बर कि कहाँ से गए थे, कहाँ मार्केट आया था, यू डोंट रिमेम्बर। बट उसी रोड पे अगर आप 5-6 बार आपका स्टे थोड़ा लंबा हो गया, एंड इफ यू आर लेट्स से गॉन फॉर 5 and 6 टाइम, देन यू रिमेम्बर इट कि ठीक है ये मार्केट आएगा, राइट, ऐसे आएगा, या फिर हमें यहाँ जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क याद रह जाते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर आवर लेट्स से नॉर्मल थिंग कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं याद रहेगा, चाहे कितना भी अच्छी तरह से आपको क्यों ना समझ में आए रास्ता, है ना, वो याद नहीं रहेगा। आपको मिनिमम रिक्वायर्ड रिवीजन होते हैं कम से कम 3 to 4 तो होने ही चाहिए। And those people who want to 5 revisions is not about theory revisions. First 2 and 3 are just maximum first and second or third are the theory revisions, and it is also involved with the solving question, and later on all the revisions 5, 6, 7 जो भी आपके सब questions हैं, all the time you just have to solve the question, learn from the trick, है ना, उन क्वेश्चन में जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आए उनसे कॉन्सेप्ट लर्न करना है, मूव ऑन होना है। एक अच्छा काम ये भी हो सकता है, यू कैन हाईलाइट some question just for your let's say revision की अच्छा ठीक है इससे ये वाला concept हो गया, इससे ये वाला concept हो गया। it's not important कि वो question tough ही होना चाहिए, easy question को भी आप revision के लिए रख सकते हो, just because उसमें कुछ ऐसा concept था, ठीक है, जो अभी तो आपसे बन गया हो लेकिन आपको लगता हो कि आगे वो मेरे काम आ सकता है। so you can make a list of those questions। कई बच्चे क्या होते हैं कि वो एक्सरसाइज तो पूरी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जब वो दोबारा सॉल्व करने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कौन से क्वेश्चन करें, क्योंकि नाउ दे आर हैविंग लेट्स से 200 क्वेश्चंस एंड दे डोंट हैव टाइम टू सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चन। सो दे हैव टू डेवलप, दे हैव टू आइडेंटिफाई वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको वो सॉल्व करेंगे और उनको लगेगा ये चैप्टर उन्हें पूरा आ गया। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि एक क्वेश्चन आपने मिक्सचर एनालिसिस पे कर लिए, मान लो 2 क्वेश्चन मिक्सचर एनालिसिस के कर लिए, एक क्वेश्चन आपने परसेंटेज यील्ड का कर लिया, एक क्वेश्चन पीओएसी का कर लिया, एक कंबशन का कर लिया, ऐसे आपने यू हैव जस्ट मार्क्ड इट। तो ये आपको अपने हिसाब से मार्क करना है खुद से, so that the subsequent revisions are going to be easy, ठीक है। so this is about revisions। लेकिन अगर आप 3 से कम रिवीजन कर रहे हो then you will forget। इलस्ट्रेशन देख के नहीं सॉल्व करना है। देख के सॉल्व करने से क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारी जो विजुअल मेमोरीज होती हैं क्वेश्चन को देख के और करने की, वो बहुत ही मतलब वीक होती है। आप देख के आपको लगेगा हाँ आता है, लेकिन वो आपसे खुद पेन चलाओगे तो वही क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होता है एक आध स्टेप आप भूल जाते हो। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि वो फलाना स्टेप कैसे आ रहा है तो आप कभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद नहीं लिख पाओगे। आपको देखने में पता चलेगा हाँ ये कनेक्ट हो रहा है आराम से, लेकिन जब खुद लिखने जाओगे तो आप एक आध स्टेप में भूल जाओगे कि कहाँ पे कैसे करना था, यही क्यों आया। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जो अगर आप इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन भी पढ़ रहे हो तो पहले सॉल्व करो, देन यू जस्ट क्रॉस चेक कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है। एंड कई बार इलस्ट्रेशन में कुछ और ही मेथड दे रखा होता है जो टीचर ने पढ़ाया है उससे, तो फिर आप अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज द वन प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद योर मेथड, नॉट लर्न फ्रॉम न्यू मेथड्स, ठीक है। हमें मेथड ज्यादा नहीं सीखने हैं, है ना, उनके एप्लीकेशन ज्यादा देखने हैं, राइट। मेथड्स कम हो रहेंगे तो हमें आसानी से याद रख पाएंगे कि अच्छा ये ऐसे करना था। तो दिस इज वन थिंग, है ना। अब क्या है, जब आप इस रास्ते पे जा रहे हो, आपको जल्दी से करना है ना, तो आपने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बना लिए। अच्छा मेरे को पहले मैकडी मिला था, फिर यहाँ फलाना मुझे मान लो एक शोरूम मॉल मिला था, फिर मैं यहाँ गया था, तो आई हैव जस्ट मार्क्ड इट, मैंने उसको रीएश्योर किया, है ना। जब मैं जा रहा था तो बस मैकडी देख के मैंने भूल नहीं गया, मैंने एक बार कहा अच्छा यहाँ मैकडी मिला था, लाइक यू जस्ट रीइंफोर्स दैट पार्ट, ओके, देन यू विल रिमेम्बर। वरना तो ऐसे बहुत सारे आपको मैकडी और क्या कहते हैं KFC, बहुत सारे रेस्टोरेंट बीच में दिखते रहते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता। बट द मोमेंट यू सेड ओके, है ना, मतलब यू आर रीअश्योरिंग दैट कि अच्छा यहाँ पे ऐसा था, राइट, देन यू रिमेम्बर इट। द सेम थिंग हैपेंस हियर, व्हेन यू रीड इट आपको लगता है आपको आ गया, लेकिन जब आपको रीअश्योर कर लेते हो उसको लिख के अपनी लैंग्वेज में, देन यू रिमेम्बर मोर, वो आपको याद रह जाता है, अच्छा मैंने ये कुछ तो मैंने याद किया था। When you are reading like newspaper, you just feel like हाँ आ रहा है समझ में बढ़िया है, right, but you will forget। तो जो लोग ये कर लेते हैं उनकी पक्की मेमोरी बन जाती है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ
जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर हम भूल जाते हैं, हमें समझ में जल्दी आ जाता है लेकिन हम उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो उसको पक्का नहीं करते हैं. Just do not like say spend a little bit more time to just re-ensure कि उन्हें याद हो गया ये. So this is the one thing which can help you out. ठीक है, तो यही 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल आप अगर इन चीजों को ध्यान से करते हो तो ये सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क है. मतलब अगर इतनी मेहनत आपने की तो आपकी ये सबसे कम मेहनत होगी, राइट, लॉन्गर टाइम में, है ना. शॉर्टर टाइम में आपको लग सकता है कि सर देखो मुझे एक ही चीज को याद करने में 1 घंटा लग गया, बट ये जो एक चीज आपने 1 घंटे में याद हुई है वो आपको कम से कम 3 महीने 4 महीने तक याद रहेगी, रादर देन आपने मान लो 5 पेज पढ़ लिए जो 1 घंटे में आपने जल्दी से खत्म कर लिया, आपको लगा आप फास्ट हो, वो पता चलता है 10 दिन बाद आप भूल गए फिर से. नाउ यू हैव टू स्टार्ट अगेन. तो वही उस सो लॉन्गर टर्म में आप यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन दिस मेथड देन दिस मेथड. ठीक है, ये लगता अभी वैसे डिफिकल्ट लगता है, ये स्लो है, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना. सर So मुझे एक डाउट था. एक मिनट anyone is following these type of strategy? someone है जो को ये बात पहले से पता है? ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई नई बात बता दी है, राइट? Everybody knows that. है जो फॉलो कर पाता है. इतना पता है कि नोट्स ऑन द स्पॉट हम लिख सकते हैं. ठीक है, राइट. ये आप हमेशा याद रख लो कि आपको नोट्स वहीं पे करना है, उसमें टाइम नहीं डालना है. वो मतलब मैं उसको मतलब बेकार फालतू काम बोलता हूँ, है ना. जैसे एक जगह से चीज उठा के दूसरी जगह डाल दी गई, वो बस एक कॉपी से उठा के दूसरी कॉपी में लिख दिया आपने, थोड़ी नीटली लग दी, तो वो कोई फायदा नहीं है, वो टाइम किलिंग है. और आप समझ लो कि फॉर यू द टाइम इज रिसोर्स, है ना. टाइम सबके पास फिक्स टाइम है. ऑन ऑल कॉम्पिटिशन एवरीवन इज हैविंग सेम नंबर ऑफ आवर्स. टाइम इज अ रिसोर्स. इसको कितना अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, कितना अपने आप को फ्रेश रखना है, कितना पढ़ाई करना है, स्मार्टली वर्क करना है, ये है ना. मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, बट नोबडी टेल्स व्हाट इज स्मार्ट. कहीं लिखा थोड़े ना, लेवल लगा थोड़े ना कि ये स्मार्ट है, इस पे कर लो, है ना. राइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ कि स्मार्ट वर्क कैसे होगा. एंड एवरी स्मार्ट वर्क इज एसोसिएटेड विद हार्ड वर्क. बिना हार्ड वर्क के आपको स्मार्ट वर्क समझ में ही नहीं आएगा. So all those people who are doing smart work because they know what is hard work, है ना. आपको एक जगह से मैंने कई बार बोला है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के अगर 10 रास्ते पता है तो आप बता सकते हो कि कौन सा सबसे छोटा वाला है. लेकिन अगर आपको ये ना पता हो तो आप नहीं बता सकते ये छोटा है या नहीं है. मतलब ये तुक्का है, हो सकता है स्मार्ट हो सकता नहीं हो. सो ऑल द स्मार्ट वर्क रिफ्लेक्सेस, है ना. जल्दी से होना, टाइमिंग, कई लोग कहते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उनसे क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाते. वो सारी प्रॉब्लम इसी बात से जुड़ी हुई है क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है. यू डोंट नो व्हिच इज द शॉर्टेस्ट रूट, राइट. दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. एंड यू आर आल्सो लैकिंग ए सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो लगता है कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो मिड वे में वो इंटेंसिटी गायब हो जाने लगती है. ऐसा कई बार हुआ है. मुझे याद है कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे. प्रॉब्लम क्या है कि जब उन्होंने क्वेश्चन या सॉल्व करना चालू किया, बड़ा हो गया क्वेश्चन या सॉल्यूशन, तो उन्हें लगता है कुछ तो गलत कर दिया मैंने, इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता था, राइट. सो दे लैक इन द कॉन्फिडेंस. फिर वो वहीं पे उनका आधा अधूरा वहीं पे छूट जाता है. एंड देन दे कम टू नो समटाइम, अरे यार हम सही रास्ते पे जा रहे थे. सो दिस इज वन थिंग, है ना. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिना प्रैक्टिस के ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, है ना, वो टफ ही बनी रहेंगी. अब जो लोग नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना. जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनसे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना. देन दे मेंटली प्रिपेयर कि हाँ ठीक है, हमने मेहनत नहीं करी थी, हमारे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी थी, राइट. दैट्स इट. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर गुड थिंग्स फ्रॉम बाय योरसेल्फ. आपको करना ही पड़ेगा ये प्रैक्टिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंप्रूवमेंट होगा. ठीक है. दिस इज वन लेट्स से एग्जांपल आई वांट टू गिव यू कि स्विमिंग है. मेरे को स्विमिंग का एग्जांपल सबसे सही लगता है. स्विमिंग है, अगर आप स्विमिंग लगातार करते रहते हो तो आप अपने आप स्पीड अप हो जाते हो. आप तरह तरह के लेट्स से शॉर्टकट जान जाते हो, डिफरेंट टाइप के लेट्स से स्टाइल्स जान जाते हो. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो स्विमिंग की तो फिर वही है, फिर आपको क्या होगा, आपकी रिदम बनेगी नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना.
दिस इज वन थिंग है ना, प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू बेटर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लो। यस, समबडी इज सेइंग इन बिटवीन, नोटबुक पे नोटबुक भरे जा रहे हैं। यार नोटबुक क्या प्रॉब्लम है, ये सबको भरना पड़ता है, इतनी महंगी नहीं आती है नोटबुक, है ना। सो यू आर जस्ट वरीड अबाउट कि यार पता बहुत सारे पैसे चले गए। भरो भाई, सबने भरी है। जितने लोग पास होके आईआईटी में पहुंचे हैं उनसे पूछो, राइट। कम से कम मेरे को याद है, मैंने जब नोट्स बनाए थे तो कम से कम केमिस्ट्री की मेरे पास 10 रिटन बुक थी, है ना, 10 बुक्स जिनमें मैंने केवल नोट्स लिखे थे 10, और मैथ्स की तो ज्यादा ही होंगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, राइट। 10 बुक्स 2 साल में लिखी हुई। ऐसे फिजिक्स और मैथ्स की 10-10 और मान लो, और उसके बाद रफ तो इनफाइनाइट मान लो, 100 मान लो, राइट। सो दीज आर द लेट्स से नंबर। ये होगा भाई, हर महीने 5 बुक्स अगर नहीं भर रही हैं तो मतलब नहीं हो रहा है काम, समझ रहे हो। अब बोलो भाई, इतने भर जा रही हैं विघ्नार्थ। तो बस ये लगे रहो यार, जिनका हो रहा है वेरी गुड, दे फील लाइक। इंटरेस्ट देखो उसी चीज में आता है जो आप ज्यादा करना चाहते हो, वो धीरे धीरे बनता है। दिस इज लाइक म्यूचुअल थिंग्स, है ना। जैसे मान लो दो लोग हैं, वो आपस में बात नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे को नहीं जानेंगे, एंड देन दे डोंट नो, दे डोंट एंजॉय, है ना, उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। बट लेट्स से व्हेन यू टॉक टू समवन, right, then they know your interest, then you want to talk to them, and then the friendship gets stronger. The same thing with the subject also. When you don't want to talk with your subjects, your books, है ना, आप बात नहीं करना चाहोगे तो वो भी बात नहीं करेंगे, वो भी नहीं आएगा आपको। the more you are got into it, जितना ज्यादा उनको आप देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, अपने आप वो आपको इंटरेस्ट बनाएगा, आपको अपने आप लगेगा हाँ ये चीज होनी चाहिए। कोई भी चीज शुरुआत में डिफिकल्टी होती है हमेशा। अगर मान लो शुरुआत में आप कोई भी चीज लर्न करना चाहो और आपको नहीं आती हो, तो वो शुरुआत में हमेशा डिफिकल्टी होगी। कोई भी एग्जांपल देख लो, अगर आपको जो भी आपने नई स्किल सीखी हो, चाहे वो कोई डांस स्टेप हो या फिर लेट्स से कहीं साइकिलिंग सीखी हो या फिर कुछ भी स्विमिंग सीखी हो, शुरुआत में हमेशा लगा होगा यार डिफिकल्ट है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर आप बार बार करते रहते हो विदाउट क्वेश्चनिंग योर मोटिव, विदाउट क्वेश्चनिंग योर एबिलिटी, यू जस्ट बी रेगुलर, आप लगातार पढ़ रहे हो विदाउट थिंकिंग टू मच कि यार कैसे होगा क्या नहीं होगा, है ना, जस्ट हैव अ पेशेंस कि ठीक है मैं लगा रहूंगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है मैं लगा रहता हूँ, हो जाएगा, आज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैं लगा रहूंगा। जस्ट डोंट लूज दिस कॉन्फिडेंस कि यार मेरे से नहीं होगा, है ना, दिस कॉन्फिडेंस यू शुड नॉट लूज। बस अपने आप हो जाएगा, देखोगे आपको वो चीजें इजी लगने लग जाएंगी। सो दिस इज द ओनली थिंग, राइट। कुछ लोगों को ये चीजें, ये बातें पता होती हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ ज्यादा अच्छा होता है, तो वो जल्दी से घबराते नहीं है, दे लर्न इजीली। कुछ लोग जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, राइट, उनका बीच बीच में गिव अप होने लगता है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कैसे पढ़ें, सीखें कैसे, या फिर दिक्कत कैसे हो। आई होप कि सब लोग जो मैं बात कह रहा हूँ उससे एग्री कर रहे होंगे व्हाट आई एम सेइंग। नोबडी इज लाइक सेइंग कि, है ना, anyone wants to say any other thing? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इन पे ज्यादा बात करूँ। I just want कि मैं आपको क्वेश्चंस मुझे एक फॉर्मूला में डाउट है। यस पूछो। हाँ बस अब पूछ रहे हैं। यस सर मुझे वो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का जो रिलेशन का फॉर्मूला था ना, उसमें डाउट था। अब ये बताओ कि हमने एक क्लास ली थी, उसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला फिर से बताया था, आप थे या नहीं डाउट क्लास में? डाउट क्लास में सर वो देखना पड़ेगा, उसमें मैं होंगी, मैंने हर एक क्लास अटेंड किया था। तो हमने ये बताया मोलैलिटी फॉर्मूला, फिर भी बता रहे हैं अभी, और किसी ने पीओएस ही बताया था, वो भी बता रहे हैं अभी। ठीक है, मोलैलिटी फॉर्मूला कुछ नहीं है। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, है ना, और मोलैलिटी दैट इज डिपेंड्स ऑन मास, है ना। तो ये मास का है, ये वॉल्यूम का है। अब जैसे किसी ने बोला कि लेट्स से 30% NaOH सॉल्यूशन वेट बाय वेट, मान लो ये दे रखा है, और बोला कि बताओ इसकी मोलैलिटी क्या होगी, व्हाट इज द मोलैलिटी।
So you can directly think, okay, 30% NaOH solution weight by weight का मतलब हो गया 30 gram NaOH in 100 gram solution. So you can say what is the mass of solvent, that is 70 gram. Now you know moles of solute. You know, मतलब यहाँ mass of solute है, you can calculate moles of solute like 30 by 40. इसका molar mass 40 होता है. You know mass of solvent, so you can directly solve molality is 30 by 40 or 3 by 4 divided by 70 into 1000. You will solve it. Not ठीक है. अब अगर मान लो यहाँ weight by weight की जगह weight by volume दे रखा होता, then you don't know what is the volume, mass of solution. तुम्हें क्या पता होता? वॉल्यूम पता है तो तुम लिखते 30 ग्राम इन 100 ml solution. ठीक है. Now from here you can calculate molarity. You will say कि 30 by 40 these are the number of moles in 100 ml solution, है ना? And I am going to write 1000 over here. So this is I am going to solve it. So ये आ जाता है आपका molarity. So you understand the one thing कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तो हम molarity निकालते, weight होता तो molality निकालते. Now, how we are going to interrelate each other, these things. So this is the one thing which is going to help us कि हमें ये पता है mass equals to volume into density. This is we know. तो अब हम क्या कर सकते हैं? कोई भी information, जैसे अगर हमें volume लिखा हुआ है तो उसको हम mass में convert कर सकते हैं. So if I know, let's say if I know this part, तो मुझे पता था volume 100 ml है, but I don't know what is the mass of solution. So I can write that mass of solution is nothing but, अगर 100 ml volume है तो 100 into D. This is mass of the solution. Then I can write what is mass of solvent. So I can write mass of solvent is equals to 100 into D minus, है ना? What is the mass of solute? 30. So mass of solution minus mass of solute. Now I know the mass of solvent. I can solve here. I can calculate. ये मुझे molarity निकल आई. I can write 30 by 100 D minus 30. Sorry, 30 by 40 into 1000. ये molality आ गई. ये मैं प्रैक्टिकल मतलब तुम्हें एप्लीकेशन बता रहा हूँ. मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा अभी. दूसरा ये है, अगर मान लो ऐसा कुछ दे रखा होता, right? You can say, okay, over here I know what is the mass of solution, but I don't know what is the volume of solution. So if this is given, so you can say, okay, 100 gram I know, but I don't know what is volume. So volume is going to be 100 divided by D. Once you know the, let's say, volume of solution, here you don't need to, let's say find, मतलब आपको यहाँ पे mass of solvent तो इधर से मिल गया, आपको volume of solution निकालना था, आपने निकाल लिया, right? एक मिनट, किसी को कोई डाउट है? मैंने सॉल्व किए वो क्वेश्चन. कौन से क्वेश्चन बेटा? सर अभी आपने बोला ना 7th वाला करो. अच्छा, आपने कर लिया ना, वेरी गुड. अभी मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ. So the moment you know what is the volume, you can write molarity. What is the molarity? You can write 30 by 40 divided by 1000 by D. This is the volume into 100 by D into 1000. तो ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन हो गया जब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो एक रिलेशन दे रखा हो सॉल्यूशन का मास, यू कैन कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम, या फिर अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो यू कैन कन्वर्ट इनटू मास. हाँ, मान लो मोलारिटी दे रखी हो एंड मोलारिटी पूछी हो. अभी तो हमने परसेंटेज दे रखा था, मोलारिटी दे रखी हो, मान लो 2 मोलर, और आपसे मोलारिटी पूछी हो और डी भी दे रखा हो, डेंसिटी गिवन है, तो आपको क्या पता चला? 2 मोलर का मतलब है 2 moles in 1000 ml solution. Now you know volume of solution. Can you calculate what is the mass of solution? So mass of solution is going to be volume into density, so 1000 into D. Then you can calculate mass of solvent. So mass of solvent is nothing but 1000 D minus mass of solute. Since you know the molarity, then you know the moles of solute, so you can calculate what is mass of solute from here. ठीक है, 2 moles in 1000 या 1 liter solution, so you can calculate what is the mass of solute. So this is 2 into molecular weight. Now you will put here. Now you know mass of solvent, you know moles of solute, you can calculate molality. So molality is going to be 2 divided by 1000 D minus 2 into MW
and that is into 1000. And this is nothing but ये 2 को अगर हम कैपिटल M से रिप्लेस करते हैं, then this is the formula 1000 M divided by 1000 D minus M into MW. बस ये हो गया फॉर्मूला। ये तो हो गया मोलारिटी रिलेशन। अब है पीओएसी। लोग कह रहे हैं पीओएसी नहीं पता है, तो पीओएसी में क्या है, व्हाट इज द पीओएसी, कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो जिनमें है ना मतलब आपको डायरेक्टली रिएक्शंस ना बताओ लेट्स से, और आपको डायरेक्टली कुछ पता हो। जैसे मान लो मैंने एक सिल्वर कॉइन वाला एग्जांपल दिया था। एक सिल्वर कॉइन है, ठीक है, उसमें एजी है मतलब, लेकिन पूरा एजी नहीं है। सो लेट्स से दिस इज 1 ग्राम सिल्वर कॉइन। यू डोंट नो हाउ मच एजी इज प्रेजेंट, यू हैव टू सॉल्व इट। और ये कह रहे हैं एजी को पहले हमने रेट कराया किसी से बाद में, फिर यहाँ पे लिखा इन्होंने, ये बन गया AgI प्रेसिपिटेट मान लो लेट्स से। सो द वन थिंग इज यू कैन से कि देखो जहां यहाँ पे जितने भी एजी होंगे उतने ही एजी यहाँ होंगे। मान लो इस प्रेसिपिटेट का मास दे रखा है कुछ, मान लो 2 ग्राम प्रेसिपिटेट का मास दे रखा है 2 ग्राम, तो यू कैन, या फिर मोल्स दे रखे हैं वॉट एवर, यू कैन से ओके इसका मास है 108 प्लस इसका मास होता है 127, सो दिस इज गोइंग टू बी 235। सो 235 you can say 235 ग्राम AgI में 108 ग्राम AG है, तो 2 ग्राम में कितना होगा, you can calculate. So this is 108 divided by 235 into 2, so this is 216 divided by 235. So this is going to be slightly less than 1 value, जितना भी आएगा मान लो ये 0.92 something आ गया let's say. So now you know that the pure mass of Ag is 0.92, so you can calculate percentage purity. ठीक है, so percentage purity is 0.92 divided by 1 into 100, so 92%. So that's how the question will happen. You have to directly apply the relation between Ag here and Ag here. Just see the stoichiometry, you can write how many moles of formula, ये है formula POAC का, moles of any element in reactant is equals to moles of any element in product. बस you just apply this formula, you will get. अब यहाँ पे जो एलिमेंट के मोल्स हैं वो आप मोल्स ऑफ में लिखोगे, तो मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट क्या हो जाएगा, N1 into मोल्स ऑफ कंपाउंड और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मान लो कहीं पे लिखा हुआ होता C2, कहीं पे C2 लिखा होता और यहाँ पे C6 लिखा होता, तो कार्बन के कितने मोल्स आएंगे, तो आप देखोगे जितने भी मोल्स कंपाउंड के होंगे उस इंटू 2 आएंगे, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे C6 लिखा होता तो आप लिखते 6 इंटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बस। तो यहाँ पे N2 लिख दे रहा हूँ मैं अभी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बस ये फॉर्मूला है, आपको इसे सॉल्व कर लेना है। एलिमेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम रहेंगे, है ना। यू डोंट नो द स्टोइकियोमेट्री, जस्ट यू चेक व्हाट इज द लेट्स से नंबर हियर रिटन। तो अगर 2 कोई चीज लिखी हुई है तो N1 इंटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो आप लिख लो 2 इंटू दिस। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो यू कैन राइट 6 इंटू दिस, you will find the relation. This is POAC. Now I'll come back to the question over here. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो कितने लोगों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन, बताओ। केवल एक बच्चे ने किया, मतलब बाकी लोग अभी देख रहे थे। तो चलो 2 मिनट में दे रहा हूँ, 2-3 मिनट, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट। कितने लोगों ने एक्सपर्टाइज अटेनर खुद कर लिया है? चलो मैं पोल ले रहा हूँ, सही है सुन लो। अटेम्प्ट का ऑप्शन भी डालना उसमें, अटेम्प्ट का। हाँ सर।
अरे मला काय घालायचं मी डिसाइड करणार ना. टाइट्रेटेड मीन्स रिएक्टेड एक तरह से. Okay, let's solve this question. ठीक है. So, okay. सर मिक्सर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है. पोल अभी मैंने किया नहीं है. पोल आई हैव नॉट कंडक्टेड बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट सॉल्व्ड, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग पोल. आई हैव कंप्लीट फेथ कि मैक्सिमम 20 बच्चों ने किया होगा. ठीक है. इफ यू वांट टू टेक अ पोल, लेट्स से देख लेते हैं. ए मतलब है सॉल्व किया है ना, आई एम टेकिंग. बी मतलब है अटेम्प्टेड, सॉल्व किया completely. B is attempted and C is not able to solve. Let's say, just check कितने लोगों ने किया है. Let's say A is
solve completely. B is attempted. C is saying not able to solve or not solved. Okay, take the poll. चलो अब ये क्वेश्चन समझा देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है. पहले जितना भी इंफॉर्मेशन लिखा है सबको आप सारी इंफॉर्मेशन को एक एक करके यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं पहले. ठीक है, तो लिखा हुआ है 1 ग्राम सैंपल ऑफ AgNO3 is dissolved in 50 ml of water. तो पहले लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. 1 ग्राम है ना AgNO3 in 50 ml water. ठीक है, राइट. नेक्स्ट, इट इज reacted with 50 ml KI solution. तो ये इसने कितने से रेट किया? This is reacting with 50 ml of KI solution. ठीक है. So if AgNO3 is going to react with Ki, then it is going to form AgNO3 plus Ki is going to form AgI plus KNO3. हो सकता है ये रिएक्शन आपने नहीं देखी हो, बट दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन. लाइक AgCl का जैसे प्रेसिपिटेट बनाते थे वैसे ही है. तो AgI यहाँ पे बन जाएगा, which is yellow PPT. ठीक. Anyway, let's see. So the AgI precipitate, यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है. वेरी गुड, राइट. is filtered off. इसका मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट अलग निकाल लिया, राइट. नाउ जो भी सॉल्यूशन बचा उसमें क्या होगा? एक्सेस ऑफ KI is filtrate, infiltrate is titrated with KiO3. तो इसका titrated का मतलब है रिएक्टेड. किससे रिएक्ट किया? M/10 KiO3 से. सो ये जो भी हमारा KI सॉल्यूशन था ये कंप्लीट. इसमें कुछ पार्ट यहाँ रिएक्ट किया, बाकी बच गया एक्सेस, है ना. तो यहाँ पे जितना भी था है ना उसमें से कुछ यहाँ पे रिएक्ट किया और बाकी ने रिएक्शन कहाँ की? 2Ki plus KiO3 plus HCl is going to form 3ICl plus 3H2O plus 3HCl, sorry, HCl. Like this is the reaction. बाकी बचा हुआ जो भी KI था उसने यहाँ रिएक्शन की, है ना. ये लिखा हुआ है. Excess KI infiltrate is titrated with M/10 KiO3 in presence of 6 molar HCl till I minus converted into ICl. ये रिएक्शन दे रखी है. ठीक है. Now he said, now it is given, it requires 50 ml of M/10 KiO3. ठीक है, इसमें क्या बोला? इसके कितने रिक्वायर हुए? 50 ml of M/10 KiO3. तो we have to write 50 ml of M/10. इसका मतलब क्या हुआ? M into V. So millimoles of KiO3 is going to be KiO3 required is M/10. So this is 1/10 M into V, है ना. M into V. Millimoles of KiO3 is going to be 5. यहाँ से मिल गया. तो millimoles of Ki जो एक्सेस में रह गए वो कितने थे? Millimoles of Ki that is going to be reacted here 10. क्योंकि ये 5 है. So this is going to be 10. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिल गई. फिर क्या लिखा है इन्होंने? 20 ml of the same stock solution required 30 ml. अब इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है अलग से, क्योंकि हमें मोलैरिटी KI सॉल्यूशन की नहीं पता है, तो यहाँ से इन्होंने निकालने को बोला है. इनडायरेक्टली गिवन कि 20 ml of the same stock solution of KI, मतलब जो KI का अगर 20 ml रिएक्ट करेगा तो 30 ml of KiO3 से रिएक्ट करेगा. ठीक है, 20 ml 30 ml M/10 से रिएक्ट करेगा. तो बताओ AgNO3 का परसेंटेज क्या है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ ही सेड, भाई देखो ऐसा है ना, मोलैरिटी कैसे निकलेगी? इन्होंने बोला यहाँ पे हमें पता है कि इसके 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट करेंगे. इन्होंने बोला इसके 30 ml इंटू M/10. ठीक है, तो ये हो गया. 3 से कितने रिएक्ट करेंगे? 6. बट इन्होंने बोला ये जो 6 मिलीमोल्स हैं ये किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंटेड 20 ml में. फिर से देख लेते हैं मतलब मैं क्या कह रहा हूँ. This is given 20 ml of the same stock solution of Ki required 30 ml of M/10. तो यहाँ पे देख लो 20 ml. तो let's say how many moles of Ki are there? So you will write millimoles of Ki equals to M into V. So M हमें नहीं पता है, V पता है 20 ml, which is nothing but, है ना, ये मिलीमोल्स किसके बराबर होंगे?
राइट। ये इसके 30 ml से रिएक्ट करते हैं, 30 इंटू m/10 से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लो भाई, 1 से रिएक्ट करता है 2, है ना, 1 से रिएक्ट करता है 2, 3 से कितना रिएक्ट करेगा 6, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6, है ना। मिलीमोल्स ऑफ KI कितने होंगे, 20 ml में कितने होंगे, 6 होंगे। बस n की वैल्यू किससे निकल गई, 6 डिवाइड बाय 20, so this is 0.3. This is the, let's say 0.3, then you know how many millimoles are here, 50 into 0.3, that is 15. इन 15 में से 10 ने यहाँ रिएक्ट किया तो 5 ने यहाँ रिएक्ट किया होगा, तो 5 ने यहाँ रिएक्ट किया होगा। AgNO3 के कितने होंगे, 5 से 5 रिएक्ट करेंगे तो मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 कितने आ गए, that is equals to 5. तो मास ऑफ AgNO3 क्या आ गया, मास ऑफ AgNO3, so these are millimoles, है ना, not moles। तो millimoles का मतलब कितना हो जाएगा, 5 into 10⁻³ moles। Anyway, mass of AgNO3 क्या होगा, number of moles, है ना, इसलिए मैंने 10⁻³ लिख लिया यहाँ पे, into molecular mass of AgNO3, so this is 108, nitrogen 14 and this is 48, so 62, 170, so it's 170 into 5, 850, so 0.85 ग्राम। नाउ इन्होंने बोला है ये सैंपल क्या था, 1 ग्राम का था, इसमें AgNO3 कितना है, 0.85 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो गई, 0.85 डिवाइड बाय 1 into 100, so 85%। अब किसी को ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आया देन से, सर नहीं समझा। आप इसमें बताओ क्या नहीं समझा। तो AgNO3 का मिलीमोल्स कैसे निकाला? भाई यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, ये देखो, ये एंड कर दे रहे हैं, ये वाला पोल का आप देख लो कि क्या है ना। तो केवल 6 लोग हैं जिन्होंने सॉल्व किया है ना, 20 भी मैंने ज्यादा बोल दिया था। 50 people have attempted, 41 and 5, ये 5 पता नहीं क्या कह रहे हैं, we don't know, है ना, ये कुछ भी लिख रहे हैं, बट एनीवे तो ये है, आप लोग खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही आता रहेगा प्रॉब्लम, है ना। जस्ट बी मोर लाइक सिंसियर अबाउट दिस। हर दिन बांध लो, है ना, 10 से लेके 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं हर दिन, ये मिनिमम है, मतलब ये करना ही है। doesn't require anything, any specific homework, ये करना ही, ये करना है तब दिया जाएगा। नहीं तो ये एक चैप्टर को खत्म करने में हमें 2-2.5 महीने लग गए, राइट। अभी क्या होगा, धीरे धीरे यू नो कि अभी कुछ लोगों की जो क्या कहते हैं PTM हुई थी, उनमें पता था कि 2 ही चैप्टर अभी खत्म हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी स्पीडिंग अप द सिलेबस। तो फिर क्या होगा कि आपके 1 महीने में 2-2, 3-3 चैप्टर खत्म होंगे। एंड अगर आपकी रिदम नहीं है इतनी तेज चलने की, आपने बनाई भी नहीं है, आप अभी भी मतलब रिलैक्स हो और आप बना नहीं रहे हो, तो आप तो गिरोगे ही गिरोगे। अगर आपने अभी दौड़ना शुरू नहीं किया तो आप पक्का गिरने वाले हो, दिस इज फिक्स एंड नोबडी कैन हेल्प यू इन दैट, ठीक है। इसीलिए शुरुआत में हम लोग इतना धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि आप हमारे साथ दौड़ सको, और आप अगर अभी भी अगर स्लो जा रहे हो तो बाद में तो दिक्कत होनी है। सो आई एम जस्ट वार्निंग यू इन दिस पार्ट कि थोड़ा सा सिंसियर हो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करो, थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ, सो दैट आगे आने वाले टाइम के लिए तुम मेंटली प्रिपेयर रहो, तुम्हें पता हो कि इतना ये टफ आने वाला है या फिर इतना जल्दी जल्दी होने वाला है। अभी देखो 2-2 चैप्टर सब में हुए हैं, कितने कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, अप्रैल से पढ़ रहे हैं, है ना। अप्रैल भी छोड़ दो, अगर चलो अप्रैल छोड़ दो, मई जून जुलाई अगस्त, 4 मंथ या 3 मंथ्स, लेट्स से 3 मंथ्स में हमने 2 चैप्टर खत्म किए हैं, राइट। और अब एक महीने में 2 चैप्टर खत्म होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम, राइट। तो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ये है ना बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। जो भी तुम्हारी स्पीड है उससे काफी फास्ट स्पीड होने वाली है। सो अगर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये आपकी खुद की गलती है ना। इसको थोड़ा सा और फोकस करो, थोड़ा और मोटिवेट करो अपने आप को, थोड़ा पढ़ो। ओके मैंने क्या बोला था अभी, हाँ, तो अभी किसी ने बोला कि ये कैसे हुआ, तो मैंने स्टॉकियोमेट्री देखा, 1 से 1 बना तो 5 से 5 बनेगा, सिंपल। टोटल 30 चैप्टर्स हैं विघ्नार्थ, टोटल केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स हैं, 4 एनसीईआरटी है ना सर, पूरे दोनों साल में मिला के 30 है। हाँ 30 है, और हम लगभग अगर देखा जाए तो आज से अगर अगस्त हटा दूं मैं, तो हम आपका सिलेबस सितंबर में खत्म करा देंगे, तो नेक्स्ट ईयर तक 13 मंथ्स है हमारे पास,
So you can understand how the average is going to be. 13 months remaining है ना, आपका सिलेबस हमें सितंबर तक खत्म कराना ही है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अगस्त में ही खत्म हो जाता है। फिजिक्स का जल्दी होता है, केमिस्ट्री का थोड़ा कम और तो ज्यादा मतलब है। हर महीने में 3 चैप्टर होने वाले हैं आपसे? नहीं अभी नहीं, अभी अब से नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि 2 ट्रैक चालू होंगे अब आपके, धीरे धीरे एक टाइम पे 2 ट्रैक चालू होंगे, इनमें ऑर्गेनिक भी चलेगी, फिजिकल भी चलेगी। तो एक महीने में एक चैप्टर इधर खत्म होगा, एक इधर खत्म होगा, ऐसा। तो हफ्ते में कितने लेक्चर्स होंगे? हफ्ते में? अरे महीने में एक होगा ना। नहीं, जैसे एक हफ्ते में अभी 3 लेक्चर्स होते हैं, 3 दिन मतलब, तो वो वैसे मुझे नहीं तब पता, कितने होंगे? वो हम सेटल कर लेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, विल सी। इतने ही होंगे या फिर मैक्सिमम एक लेक्चर और बढ़ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो, राइट। ठीक है, तो अब लेट्स से कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। किसी को और कोई डाउट है? किसी ने पूछा था कि सर मुझसे अटेंडर नहीं बन रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अभी मुझसे, अनुष्का क्या नाम था, किसी बच्चे ने पूछा था सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या है बेटा आपका डाउट? मतलब सर अभी बहुत, मतलब मैं अभी कर रही हूँ ना, तो वो बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन हो रहे हैं। होंगे ना भाई, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बड़े होंगे ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये हाइड्रोकार्बन पे है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ है ना, एंड आई एम गोइंग टू डिकोड इट। इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको नहीं पता है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, ये लिखा है 5 ml ऑफ ए गैस कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। पर मिक्स विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक्सेस में है। ठीक है, नाउ द मिक्सचर एक्सप्लोडेड बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। एक्सप्लोडेड का मतलब क्या है? इनकी आपस में रिएक्शन करा दी, कंबस्शन रिएक्शन। सो वॉट एवर CXHY is there that is reacting with O2, so X plus Y by 4O2 is going to form XCO2 plus Y by 2 H2O. This is liquid, this is gas. ठीक है, this is gas and this is also gas. ठीक है, now they are saying कि after explosion the volume of mixed gases remaining was 25 ml. तो आफ्टर एक्सप्लोजन जो भी हमारा यहाँ पे बचा हुआ है ना, वो हमारा 25 ml है। अब क्या लिखा है इन्होंने? ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH द वॉल्यूम फर्दर डिमिनिश्ड टू 15 ml। मतलब ये 25 से 15 पहुंच गया। कैसे? क्योंकि KOH बीइंग ए बेस इज गोइंग टू रिएक्ट विद CO2, तो ये CO2 के वॉल्यूम को खत्म कर देगा। ये क्या बना लेगा? K2CO3। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू डोंट नो, आई हैव टोल्ड यू कि KOH बेस है, ये क्या कर लेगा? CO2 को खा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 10 ml जो होगा वो CO2 होगा। इससे क्या पता चला? इनडायरेक्टली, पहले कोई वॉल्यूम था 25 ml गैस का, 2 गैसेस थी, 3 गैसेस थी, व्हाटएवर। अब इसको CO2 से पास करा दिए, तो बाकी जो गैस अनरिएक्टेड रहेंगी वो निकल जाएंगी, CO2 रिएक्ट करके इसके साथ है ना डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 10 ml आ गया। द रेजिडुअल गैस बीइंग प्योर ऑक्सीजन, तो इन्होंने बोला ये जो 15 ml है ये बचा हुआ ऑक्सीजन है। मतलब 30 ml शुरुआत में लिया था, 15 ml बच गया। इसका मतलब रिएक्टेड कितना हुआ? 15 ml। ऑल वॉल्यूम हैव बीन रिड्यूस्ड टू NTP। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो अब ये दे रखा है, क्या दे रखा है? CXHY। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी थी, इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो बस 2 लाइन में आ गई, दैट इज XCO2 plus Y by 2 H2O, जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, X plus Y by 4 X। ठीक है, आपको पता चला कि 5 ml से यहाँ 15 ml रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 10 ml बन रहे हैं। तो यू कैन राइट 1, 3, 2। अब बस इसको और इसको कंपेयर कर लो। तो इससे पता चला X की वैल्यू 2, X plus Y by 4 की वैल्यू 3, 2 plus Y by 4 equals to 3, so Y by 4 equals to 1, Y equals to 4. So what is the molecular formula of hydrocarbon? C2H4। 2 लाइन में आ गया आंसर। समझ में आया? चलो, यस सर। ओके, अब मान लो ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये देखो, है ना,
है सॉलिड मिक्सचर 5 ग्राम कंसिस्टिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अब किसी को इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है ना, was heated below 600 डिग्री सेल्सियस until the weight of residue was constant। अब जैसे ये हीटिंग वाली रिएक्शन आपको नहीं पता होगी, तो अब आप या तो क्या कर सकते थे कि ये तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते थे। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनता है PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2 है ना। काउंट द ऑक्सीजन 6 1 4 एंड 1, ठीक है 6 एंड दिस इज NaNO3। इसको हीट करेंगे तो NaNO2 प्लस हाफ O2 ये बनता है इसको हीट करने पे। द वेट ऑफ रेसिड्यू वाज कांस्टेंट, मतलब तब तक हीट किया जब तक ये वाला ये रेसिड्यू है NaNO2 एंड PbO2 ये बच नहीं गया, बाकी ये सब उड़ गया है ना जब तक, राइट। इफ द लॉस इन वेट इज 28%, मतलब जो भी ये इन गैसेस का वेट है ये टोटल 28% है इनिशियल सैंपल का। फाइंड द अमाउंट ऑफ लेड एंड पोटेशियम नाइट्रेट इन द मिक्सचर। तो अब देख लो ये 5 ग्राम है, तो अब आप क्या करोगे x 5 - x, ये मिक्सचर एनालिसिस हो गया, ठीक है। Now I am going to solve it. Question number 13. मैंने लिखा PbNO3 whole twice is going to give PbO plus 2NO2 plus half O2, ठीक है। लेड का जो मास है वो है, लेट्स से मान लेते हैं अभी 208, ठीक है। 207 है होता है वैसे, तो 208 भी होता है, मैं 208 मान के इसलिए क्योंकि नाइट्रेट NO3 कितना है यहाँ पे 62 है ना, इंटू 2, 62 इंटू 2 कितना हुआ 124, तो 206 मान लेते हैं ताकि वैल्यू हमारी आसान रहे। 206 प्लस 124 इज इक्वल्स टू है ना, ये 207 होता है मैंने पहले बताया, सो दिस इज 230, अभी मैं सॉरी 330 ये वॉल्यूम, ये आ गया मास और यहाँ पे कितना हो जाएगा 206 प्लस 16 तो 222। और ये बाकी NO2 और O2 का मास कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो रिमेनिंग, सो दिस इज 92 प्लस 16 सॉरी 46 92 प्लस 16 सो 108, ये हो गया 108। मतलब अगर 333 ग्राम अगर हम 330 ग्राम अगर हम हीट करेंगे तो हमें 222 ग्राम लेड ऑक्साइड मिलेगा और 108 ग्राम ये गैसेस मिलेगी, ठीक है। तो अगर मान लो ये x ग्राम है, मान लो ये 1 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा 222 डिवाइड बाय 330 और ये हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 330, ठीक है। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी, तो अगर मान लो ये x ग्राम है तो ये हो गया, इसमें इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे। So this is going to be x and this is going to be 108 by 330x। अब दूसरा NaNO3 sorry going to give NaNO2 plus half O2। इसका मास कितना है 23, इसका कितना है 62, so this is 65 ग्राम सॉरी 85 ग्राम। ये कितना दे रहा है यहाँ पे O2 का मास है 8 ग्राम, तो बचा हुआ ये 77 46 प्लस, ठीक है सॉरी 46 प्लस यहाँ पे NO2 कितना होगा 46 प्लस 23 तो 69 आया। मैंने क्या गलत किया सर O2 का 16 होगा ना, सर O2 का 16 होगा ना, हाँ 16 होगा, ओके 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 यस 32 हाफ, हाँ तो ये आ गया 69 राइट, तो ये मुझे मिल गया। अब ये क्या है उन्होंने 5 - x दे रखा है, तो मैं आई कैन राइट कि 1 ग्राम होगा तो यहाँ पे 69/85 एंड दिस इज 16/85, सो 5 - x equals to 69/85 5 - x एंड दिस इज 16/85 5 - x। बस अब ये मास ऑफ आप लिख सकते हो, तो इन्होंने बोला वो मास 28% है ना। If the loss in weight is 28% of initial mass, so 5 gram का 28%, you can write 28 into 5 140, so this is going to be 1.4 gram, so you can write this part कि 180। अच्छा इसको approximately ले सकते हो आप
ठीक है। ये अगर देखो इसको अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, ठीक है, ये 333 हुआ तो ये 2/3 हुआ, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 1/3 है ना, अप्रोक्सीमेटली। सो आई एम राइटिंग 1/3 जस्ट राइट। इसको देखते हैं ये कितना लिख सकते हैं 16/85, तो ये क्या होगा अगर मान लो इसको नहीं कर पाएंगे, इसको 5 पॉइंट कितना आएगा ये, एनीवे लिख लेते हैं, चलो ये फिर भी देखते हैं 85 से 0.2 तक लिख सकते हैं, चलो 0.19 समथिंग आएगा, 19 मान लो 0.19। सो दिस इज नथिंग बट हो गया 0.33x प्लस 0.19 5 माइनस x इक्वल्स टू 1.4 ग्राम। ये वैल्यू आ गई 0.19, तो ये हो गया 0.14x, और ये 90 से 0.95 इक्वल्स टू 1.4, 0.14x इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे तो ये कितना रहेगा 545, सो 0.45, तो x की वैल्यू आई 0.45 डिवाइड बाय 0.14, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 14 से ये 3 पॉइंट समथिंग 3.2 ग्राम, तो बस इससे मालूम पता चला 3.2 ग्राम ये है, x कौन था ये 1.8 ग्राम ये है, 64% आया मार्क्स। मैंने पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट इन द मिक्सचर, तो ये 3.2 ग्राम आया। आप देख लो आंसर इसका पीछे। ओके ये तो वो भी आ गया ना पीरियोडिक टेबल, सॉरी। हाँ आंसर की ओके ये रही, इसमें 1.7 ग्राम दे रखा है, अभी किसका मास है ये लिखा नहीं है इन्होंने, क्या पूछा क्या है। फाइंड द अमाउंट ऑफ, इन्होंने दोनों पूछे हैं लेकिन दिया एक ही है, तो वो ही है 3.2 आया था ना, तो वो 3 अगर आप देखोगे तो 3.3 के आसपास आएगा, वो 1.7 आएगा। सोडियम नाइट्रेट का दे रखा हुआ है इन्होंने, बस ठीक है, एक ही आंसर दे रखा है। हाँ आज ये डिस्कशन ही कर रहे हैं क्योंकि कल पेपर है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास, मुझसे ये नहीं हो रहा, अभी कोई नहीं पूछ रहा मुझसे कि क्या क्या और डाउट है। मोल कॉन्सेप्ट सबको हो गया, हो गया भाई मोल कॉन्सेप्ट सबको। हाँ सर। और कुछ नहीं पूछना है अभी भी, जिसको कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। मैं लास्ट अभी बोल रहा हूँ राइट। हाँ बोलो तपन। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में सर उधर वो वाला पेज दिखाइए ना एक बार। इधर ये वाला? हाँ सर उसके पहले वाला क्वेश्चन। हाँ सर, तो ये 5 ml का 1, 3, ये 2 ये सब कैसे आया? 5 को डिवाइड कर दिया, रेशियो लिख रहे हो ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर हाँ तो हम लोग को नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना? नॉर्मेलिटी वाले नहीं आएंगे, चलो एक आध नॉर्मेलिटी मोलरिटी वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कर लेते हैं, अगर दिख जाएंगे तो देख लेते हैं। सर तो ये नॉर्मेलिटी वाला नहीं आएगा? नॉर्मेलिटी वाला नहीं आएगा? नॉर्मेलिटी नहीं आएगा, मोलरिटी आएगा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं आ रहा? वो है नहीं ना सिलेबस में, इसलिए। ठीक है सर। सर नीचे एक था नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन, मतलब मेरे को दिखाई दिया नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन। हाँ सर नीचे नॉर्मलिटी मोलरिटी और मोलरिटी तीनों लिखा था नीचे सही से। चलो बताओ सर ये देखो पैसेज 4 में। अरे उससे कोई मतलब नहीं है ना, पूछ नहीं रहे ना। अच्छा हाँ
तो ट्राई टू सॉल्व दिस पैसेज को करो। चलो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ नहीं है इसमें, देखो मोलारिटी दे रखी है, अभी मैंने बताया था, परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है, डेंसिटी पूछिए, सिंपल है। तो 30 ग्राम इन 100 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम का मतलब कितना होगा, हाउ मेनी मोल्स, 30 डिवाइड बाई 56, सॉरी 36 सॉरी 39 40, हाँ 56, ठीक है। अब यहाँ पे मोलारिटी दे रखी है, so you know the mass, so you can calculate volume, so volume is going to be mass by density, बस ये आपको वॉल्यूम पता चल गया। अब आप लिख लो आंसर, 6.9 equals to 30 by 56 डिवाइड by 100 by d into 1000, so this is going to cut from here, ये d ऊपर चला जाएगा, तो 6.9 equals to 300 d by 56, ये 6.9 है, d equals to 6.9 by 50 into 56 300, बस अब इसको सॉल्व कर लो, 56 into 6.9 है ना, तो कितना आ जाएगा 56 69 into 6 कितना हो जाएगा 400, कितना आएगा 14, एंड 69 into 5 कितना होगा 300 345 एंड 46 386, so ये आ गया 386.4 डिवाइड बाई 300, 3 से कट कर दो 1 है ना, और ये आ जाएगा 2, फिर 2 बचेगा 8, ऐसे आ जाएगा है ना, समथिंग समथिंग, तो 1.28 के आसपास ये हो गया। सही, पहला क्वेश्चन समझ में आया, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, इसमें लगेगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, 2 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर 303 दे रखा है एंड यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 0.2। यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स आर देयर। ट्राई टू सॉल्व। मैं बताऊंगा, हिंट मैंने दे दिया है, आप बाकी सब आप करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम लोग आर को 1/12 भी ले सकते हैं ना? हाँ, आर को 1/12 ले सकते हो, बिल्कुल। ठीक है सर। अमन, यू आर सेइंग कि आई हैव सेंड एन एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन यस्टरडे। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ भेजते हैं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू लेट्स से लुक। अब रिसेंटली मैं किसी के आंसर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो व्हाट आई वांट इज, अभी पूछ लो कहाँ है डाउट, क्या था डाउट? एक सेकेंड। हाँ बोलो सोहम। हेलो बोल। सर। हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर मैं भी मेरा डाउट पूछ लूं? हाँ पूछो। जो आपको मैसेज किया था मैंने। हाँ बोलो यहाँ पे। पूरा क्वेश्चन बोल दो। नहीं, क्वेश्चन कौन सा है आप बता दो मुझे। सर उसका क्वेश्चन नंबर याद नहीं है सर, मैंने नोट करके रखा। एक मिनट, मेरा फोन जो है ना दूसरे रूम में है। सर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। हाँ बोलो। Sir, a sample of MgCO3 contains impurities which do not react with acid. When 10 gram of the sample reacts with acid, 2400 ml of CO2 is obtained at 27 degrees Celsius and 180 m. Calculate the percentage purity. इसमें सर मैंने आधा किया, मुझे लास्ट का स्टेप नहीं आ रहा है। यही है ना MgCO3? हाँ सर। MgCO3 को हीट किया तो क्या बना? MgO plus CO2। फिर क्या लिखा था? कितना? हीट नहीं किया सर, एसिड के साथ रिएक्ट किया है। अच्छा, तब भी यही बनेगा। मान लो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लो, मान लो MgCO3 की रिएक्शन HCl से करा दो तो बनेगा MgCl2 और बनेगा H2CO3। और आपको पता होगा H2CO3 ब्रेक्स इनटू H2O plus CO2। हाँ ठीक है, फिर सर इसमें हम लोग को कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी करना है, तो मैंने पहले वो वॉल्यूम ऑफ CO2 को, क्योंकि वो HTP पे नहीं है तो उसको कैलकुलेट किया HTP पे। तो वो मुझे ये आया, उससे मोल्स निकाल लो। हाँ तो 0.1 मोल। जितने मोल्स यहाँ होंगे उतने मोल्स MgCO3 के होंगे। 0.1 PV मोल इक्वल्स टू एनआरटी लगाओ ना, वही यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या कितना दे रखा है? 200 ml। क्वेश्चन में क्या है? 2400 ml। कितना? 3400? 2400 ml। और सर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, 180 m। यस सर। ठीक है, तो बस लिख लो PV इक्वल्स टू एनआरटी। सर ये फॉर्मूला लगाए तो 0.1 आए। ठीक है, तो 0.1 मोल आ गया आपका। 0.1 मोल, तो ये भी 0.1 मोल होगा। ये कितने ग्राम सैंपल है? ग्राम सैंपल नहीं दिया है सर, कितना ग्राम का सैंपल है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? हाँ सर दिया 10 ग्राम। 10 ग्राम।
तो बस इसका मास कितना हो जाएगा, ये 24 और ये 84, तो 8.4 ग्राम आ गया, 84% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है सर। ओके हाँ बेटा, अमन क्या था आपका डाउट? सर सेंड किया। मेरा फोन नहीं है ना मेरे पास, मैंने बोला सर चैट पे सेंड किया। ओके Okay, an electron is moved in a closed cubic box of length of 10 centimeter in position. Okay. Uncertainty in the velocity. Okay. Actually, cubic closed. ये है। फिर से क्वेश्चन क्या है, एक मिनट फिर से देखता हूँ क्या था। कहाँ गया? Electron is moved in a closed cubic box of। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर। क्यूबिक में दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, क्यूब में है वो, है ना, इनसाइड द क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब केवल इतना ही है कि कुछ भी एरर होगी तो बस वो 10 सेंटीमीटर की ही एरर हो सकती है उसकी पोजीशन में। नहीं आ रहा, उससे नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से लिया है तुमने? सर एन अवस्थी से। एन अवस्थी मेरे पास है शायद। क्वेश्चन नंबर बताओगे? एक सेकंड। ओके चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे दे रखा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 लीटर, वॉल्यूम यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज 2 लीटर एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर पता है, सो वी विल कैलकुलेट व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, पीवी बाय आरटी। तो V into P that is 0.4, 20 into, sorry 0.2 into 2, 0.4 or RT. So this is 303 R, which I am writing approximately 25. So 0.5, 0.4 divided by 25. These are the moles of ammonia. ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं? H2SO4 से. So they are going to neutralize NH3 plus H2SO4. What is the reaction is going to form? Ammonium sulfate. So this is going to be the reaction. 2 ammonia is going to react this. So agar 0.4 divided by 25 moles are present, so these are going to react with 0.2 divided by 25, which is nothing but m into v. अच्छा ये moles हैं, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम को भी 1000 में लिखना पड़ेगा. So m into v,
मतलब मोलरिटी नहीं पता, V 134 है, डिवाइड बाय 1000, so you just cut it, so this is going to be 40, so you multiply over here, तो ये कितना हो जाएगा 40 into 0.28, m 134 m equals to 8, m equals to 8 by 134 which is going to be, है ना, 8 को कट करेंगे तो ये लिख लो 800 into 10 to the minus 2, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, सो ये हो गया 6 टाइम्स लगभग, तो 0.06, दिस इज योर आंसर। क्या किया, फिर से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 303 R लिखा है यहाँ पे, ये n equals to 0.4 divided by 303 R, which I have written approximately 25. Now I have written the equation, so we have calculated how many moles of H2SO4 is going to react. Applying the formula m into V was solve, m की molarity की वैल्यू आ गई। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, अब लेट्स से ओके क्वेश्चन नंबर 13 मैं देखता हूँ, राइट। सो नाउ लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो आसान दिख रहा है मुझे, बट यू कैन ट्राई 3 ऑल्सो, ट्राई 4। सर 4th हो गया। हो गया, ठीक है। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 10 अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, है ना। यहाँ पे दे रखा है कि वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, तो जस्ट चेक दिस इज 1 मोल, तो यहाँ पे कितना होगा 5 मोल, 5 मोल इक्वल्स टू m इंटू वी, सो 5 इक्वल्स टू 0.2 इंटू वी, वी की वैल्यू आप निकाल लेना यहाँ से, v इज गोइंग टू बी 50/2 या फिर 5 डिवाइड बाई 0.2, सो 25 लीटर, दिस इज द आंसर। एंड इंटीजर का भी क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। तो देखो उससे पहले जो अमन तुमने पूछा है ना, वो एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी पार्टिकल अगर बॉक्स में है और उसका इफ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी मोमेंटम चेंज, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी मोमेंटम, दैट इज अगर मान लो ये vx है मान लो इस डायरेक्शन में, तो आफ्टर कोलाइडिंग दिस सरफेस दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना,
तो ये है ना, मान लो vx स्पीड से जा रहा है इसमें, तो इसका वेक्टर चेंज हो जाएगा. सो चेंज इन मोमेंटम कम्स, change in momentum delta p which comes 2mvx, है ना, ये आएगा. राइट मतलब mvx एक स्पीड एक डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ माइनस mvx, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया तो 2mvx आता है. एंड इससे चेंज ऑफ मोमेंटम मिला तो वेलोसिटी but this is going to be change in momentum, it's not कुछ तो इन्होंने ऐसा दिया है ना. And if we are going to let's say कि how much distance it is going to travel, ठीक है, तो ये कितना distance travel कर रहा है, this is going to be, क्योंकि delta p by delta t is nothing but force. तो so what is the distance it is going to travel, ये आपका consecutive, अगर मान लो मैं collision की बात करूँ, ये वापस इधर आएगा, so it is going to travel 2l distance. तो एक्चुअली ये जो प्रूफ है ना, ये आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक वहां से इस चीज को वो ले रहे हैं. ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम यहाँ 2l कर देंगे तो ये हो जाएगा 2mvx, है ना, डिवाइड बाय हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, मतलब vx ले लो, तो ये आ जाएगा 2l by vx. यहाँ पे आप डाल दोगे 2l by vx, तो ऐसा कुछ आएगा mvx स्क्वायर. लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा, उससे फोर्स मिलेगा. फोर्स से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ और किसी और तरह से कर सकते हैं क्या. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिल जाए तो हो जाएगा. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन रिलेट करना पड़ेगा ना. उन्होंने शायद अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही पूछा है या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. देखता हूँ मैं, ठीक है, मैं बताता हूँ. ये मैं ऐसा कुछ पार्टिकल इन वर्क्स का कुछ यूज होगा, लेट्स से देखते हैं. ठीक है, चलो फिर ओके, मैं क्वेश्चन नंबर इंटीजर टाइप का 10th क्वेश्चन बता देता हूँ. देखो ये लिखा हुआ है, 1 ग्राम ऑफ ड्राइगीन एल्गी absorbs 4.7 into 10⁻³ moles of CO2 per hour by photosynthesis. ठीक है, per hour. If the fixed carbon number of atoms were all stored after photosynthesis as starch, ठीक है, how long it will take for its algae to double their own weight assuming photosynthesis take place at constant rate. Answer should be reported to nearest integer value. ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करके ये स्टार्च में कन्वर्ट कर रही है ना. इफ द फिक्स्ड कार्बन एटम्स वर ऑल स्टोर्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस एज स्टार्च. इसका मतलब आई थिंक यही है कि ये CO2 सारा का सारा स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है. राइट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर एल्गी टू डबल देयर ओन वेट. तो मतलब डबल देयर ओन वेट का मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम, है ना, 1 ग्राम से. अब ये जो 2 ग्राम बना उसमें 1 ग्राम क्या होगा, स्टार्च होगा, विच इज कमिंग फ्रॉम CO2. सही है, विच इज कमिंग फ्रॉम CO2. तो अगर मान लो ये कुछ देखा जाए, यहाँ पे POAC लगा सकते हैं, अब यहाँ लग जाएगा. तो दैट्स इट, मतलब CO2
से ये C6H5 C6 आई थिंक H10 होगा, हाँ H10O5 H10O5 होल n ये है, तो ये 1 ग्राम होगा, राइट। ये मास पता है, ये हमें पता लगाना है यहाँ कितना होगा, वी आर अप्लाइंग द POAC, ठीक है। तो लेट्स से ये n अभी भूल जाओ, है ना, जस्ट डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट n, जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो इसका एक मोनोमर का फॉर्मूला मोलर मास कितना हो गया, C6 मतलब 72, ठीक है। H10 का मतलब हो गया यहाँ पे 10, O5 that is 16 into 5 80, so this is 162 ग्राम, ठीक है। now in 162 ग्राम या फिर 1 मोल, how many moles, how many grams of carbon are there, 72 grams, ठीक है। so you can actually calculate how many moles of carbon are here, how many moles of carbon are here, you can apply the POAC। so मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, applying POAC ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं, बाद में ये सॉल्व करेंगे। applying POAC we can write number of carbon atom in CO2 equals to number of carbon atom in starch, right? Number of carbon atoms in CO2 equals to number of carbon atom in starch. So number of carbon atom 1 है, moles of CO2, यहाँ पे number of carbon atom 6 है into moles of starch. So how many moles of starch are there? Let's say we are going to see here. अगर यहाँ n की वैल्यू 1 ले लें, so this is how many moles of starch are there, 6 into 1 divided by 162, इसका मोलर मास ये है ना। 1 ग्राम बना, तो ये किससे बना, ये मोल्स ऑफ CO2 आ गया। so 6 into 6 divided by 162। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में था कि 4.7 into 10⁻³ मोल्स पर आवर में जाता है, और इन्होंने बोला है right how long it will take, so you have to calculate how many hours, so just try to think इतने CO2 कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुए होंगे, इतने CO2 6 by 162, so you can write these are total moles, तो 1 hour में है 4.7 into 10⁻³, so just divided 4 into 10⁻³, so this is going to be, अगर मैं लिख लूं 4/1000 तो ये ऊपर 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 6 into 1000 divided by 4 into 162, तो 4 से ये कट गया 3 2। सर 4/1000 से क्यों किया? 4/1000 क्योंकि 4.7 सॉरी नॉट 4.7 into 4.7 होगा, सॉरी, क्योंकि भाई एक घंटे में 4.7 into 10⁻³ मोल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो टाइम बताना है ना। हाँ ठीक है सर, है ना, हमें बताना है कि इतना टाइम हुआ है यहाँ पे, राइट। 1 सेकेंड, ये जो है ये तो टोटल मोल्स एब्जॉर्ब हुए, अब ये कितने टाइम में हुए होंगे, वी हैव टू चेक हाउ मच टाइम वी हैव टू, लेट्स से